नमस्कार। ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शंभुनाथ तिवारी। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। आज हम सब प्रश्नपत्र हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिबद्ध कविता के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप रीतकालीन काव्य के वर्गीकरण से भली तरह से परिचित हो जाएंगे। रीतिबद्ध काव्य और उसके स्वरूप के बारे में विस्तार से जान पाएंगे। रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ आप उनका परिचय प्राप्त कर सकेंगे। रीतिबद्ध काव्य के जो प्रमुख कवि हैं उनके और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। रीतकाल में जो काव्यांग विवेचन किया गया उसके अंतर्गत रीति ग्रंथ लिखने की एक बड़ी परंपरा विद्यमान रही। उसके ही आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पूरे काल की प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में रीति निरूपण को रेखांकित किया है और इसी आधार पर उन्होंने उसका नाम रीतकाल रखा। वे चाहते थे कि अध्ययन की सुविधा तब और ज़्यादा हो जाएगी अगर उसका उपविभाजन कर दिया जाए, लेकिन उपविभाजन का उनको कोई प्रामाणिक और सुसंगत आधार नहीं मिला। इसकी चर्चा भी उन्होंने की है और बल्कि ये माना है कि बिना किसी आधार के किसी भी भाग के उत्तर पूर्व नाम से दो हिस्से कर देना ठीक नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो रीतिबद्ध की परंपरा है उसका कोई उपविभाग करने का संगत आधार शुक्ल जी को नहीं मिला और इस नाते उन्होंने इसको प्रमुख दो भागों में सामान्य तौर पर उन्होंने विभाजित किया और ये कहा कि जितने भी रीतिबद्धता का आधार अपनाने वाले कवि हैं, चाहे उन्होंने कोई रीत ग्रंथ लिखा हो या न लिखा हो, लेकिन उनकी कविता का आधार, उनके काव्य सर्जन का आधार रीति ग्रंथ प्रणयन है, तो उनको उन्होंने एक वर्ग में रखा और उसका नाम दिया रीति ग्रंथकार कवि। इसके अतिरिक्त जितने भी कवि हैं, जिसमें रीतितर कवि भी हैं जिन्हें रीतिमुक्त बाद में कहा गया, शुक्ल जी ने उन सभी को अन्य कवियों में स्थान दिया, उनकी श्रेणी बना दी। यानी कि रीतिबद्धता का सम्मान करने वाले रीति ग्रंथकार कवि और उससे अलग चलने वाले कवियों को अन्य कवि की श्रेणी में उन्होंने रखा। इस विभाजन से शुक्ल जी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब एक तरह की समान प्रवृत्ति कोई दिखाई देती है तो उसमें भी बहुत सारा अंतर होता है, तो उसका विभाजन किया जाना चाहिए। लेकिन जब उनको कोई उसका आधार नहीं मिला तो वो उन्होंने उसका जिक्र तो किया मगर कोई उपविभाजन करने का प्रयास नहीं किया। अगर आप देखें तो रीतकाल की जो काव्य रचना है उसकी मूल प्रवृत्ति के आधार पर अगर उसका उपविभाजन करें तो उसमें बड़ी तकनीकी कठिनाई है, जिसका उल्लेख शुक्ल जी बार बार उस संबंध में करते हैं। लेकिन जब उन्होंने ये कह दिया कि अगर इसका कोई सुसंगत आधार मिले तो इसका उपविभाग किया जाना चाहिए, तो विद्वान लोग इस दिशा में प्रयत्नशील हो गए और अनेक विद्वानों ने इस दिशा में तलाश आरंभ की। और आप जानते हैं कि जिन ढूंढा तिन पाइयाँ के तर्ज पर बहुत ज़्यादा जब मंथन किया गया तो इसके जो वर्ग बने, जो सामने हमारे आए, उसमें आप अगर ध्यान दें तो ये देखा जाएगा कि जो काव्य रचना हो रही है उसके भीतर अगर आप रीतितर कवियों को छोड़ दें, जिन्हें आप स्वच्छंद कवि कह रहे हैं, तो जो शेष कवि बच जाते हैं उनकी जो काव्य रचना की मूल प्रवृत्ति वो लगभग एक जैसी है और वो है या तो वो काव्यांग का विवेचन कर रहे हैं और उसी के आधार पर वे श्रृंगारपरक रचनाएं कर रहे हैं। तो उनकी पूरी जो कविता है वो लक्षणों के आधार पर और उदाहरण के माध्यम से जो श्रृंगारिक काव्याभिव्यक्ति है उस पर उनकी निगाह टिकी हुई है और सारी अभिव्यक्ति उसी के माध्यम से हो रही है। हाँ, एक अंतर है जो वो ये है कि जिन कवियों ने लक्षण और उदाहरण दोनों के माध्यम से रचना की है उनका काव्य सर्जन लक्षण ग्रंथों के माध्यम से व्यक्त हुआ है और जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे उनके यहाँ उदाहरण बहुत अधिक मात्रा में मिल जाएंगे और वह भी स्वतंत्र रूप से उदाहरण हैं। जिन्होंने रीति निरूपक लक्षण ग्रंथ
नहीं लिखा है, लेकिन जो उदाहरण लिखे हैं उन लक्षणों पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। इस अंतर को कुछ विद्वानों ने आंतरिक उपविभाजन का आधार मान लिया, और इसमें जो सबसे पहला और बड़ा नाम है वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसी रीतबद्ध का जो स्वरूप है उसके आंतरिक उपविभाजन को स्वीकार करते हुए ये कहा कि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है उनको रीतबद्ध माना जाए, और जिन्होंने बिना लक्षण ग्रंथ लिखे ही उदाहरण दे दिए हैं उसके, उनको रीति सिद्ध के वर्ग के रूप में स्वीकार किया जाए। तो ये एक मोटा विभाजन रीतिबद्ध और रीति सिद्ध के रूप में हमारे सामने आया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस पूरे समूचे काल को, जो मूल उसकी प्रवृत्ति है श्रृंगार की, उसके आधार पर श्रृंगार काल कहा है, और ये नाम श्रृंगार काल का उनके साथ इतना जुड़ गया है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने ही ये नामकरण किया हो, लेकिन यह नाम पहले ही शुक्ल जी ने संकेत कर दिया था। और जब वो रीतकाल का प्रकरण व्याख्यायित कर रहे थे उसी समय उन्होंने ये कहा कि इसे कोई चाहे तो श्रृंगार काल भी कह सकता है। फिर शुक्ल जी ने ही कहा कि जो अन्य कवियों को उन्होंने कहा, उन कवियों को रखा जो रीतितर थे, यानी रीतिबद्धता से अलग थे। तो जब रीतिबद्धता से अलग हुए तो यहाँ भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को एक आधार मिल गया कि जब वो रीतिबद्ध से इतर हैं तो उनको रीतमुक्त क्यों न कह दिया जाए, यानी स्वच्छंद कवि हैं तो उन्होंने उन्हें रीतमुक्त कह दिया। और हालांकि शुक्ल जी की जो मूल अवधारणा है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, उन्होंने जो विभाजन किया रीतबद्ध यानी रीत ग्रंथकार कवि और अन्य कवि, उस विभाजन पर मिश्र जी के इस नामकरण का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन जब उन्होंने ये विभाजन रखा तो मोटे तौर पर अब वो 3 तरह का विभाजन इस काल में हमें दिखाई देता है, यानी कि जो रीत में बंधकर चले वे रीतिबद्ध, और जो रीत में बंधे तो लेकिन लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की वे रीति सिद्ध, और जो रीतितर इन दोनों प्रवृत्तियों से अलग स्वच्छंद काव्यधारा के रूप में हमारे सामने जो कवि उसमें काव्य रचना कर रहे थे उनको उन्होंने रीतिमुक्त के नाम से अभेद किया, और यही मोटे तौर पर विभाजन रीतकाल के कवियों का माना जाता है। अब आइए देखें कि रीतिबद्ध काव्य है क्या। ध्यान से अगर हम देखें तो रीतकाल में सबसे ज़्यादा जो व्यापक सर्जन हो रहा था वो रीतिबद्ध कवियों का है, और उस काव्यधारा के जितने भी कवि हैं उनकी जो मुख्य प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति है, वो श्रृंगारिक रचनाओं को विविध रूपों में प्रस्तुत करना, लक्षण ग्रंथों के माध्यम से काव्य के समस्त अंगों उपांगों को स्पष्ट करने के लिए लक्षणों को देना, और उन लक्षणों के आधार पर उदाहरणों के माध्यम से काव्य में अभिव्यक्ति करना। इस माध्यम से इस काल में जो कविता का प्रसार हुआ है वो बहुत व्यापक है, और अगर उसको हम ध्यान से देखें तो बहुत आश्चर्यजनक रूप से चमत्कारिक और कलात्मक अभिव्यक्ति है। चूँकि इस काल के कवि काव्य रचना की परंपरागत पद्धति या रीत का अनुसरण कर रहे थे, इसीलिए उनको रीतिबद्ध कहा जाता है। काव्य रचना रीति का निर्वाह करने वाले कवि, परंपरा या पद्धति का निर्वाह करने वाले कवि, और उसी पद्धति का अनुसरण करते हुए अनेक जिन कवियों ने इस काव्यधारा के विकास में अपना योगदान दिया है वे रीतिबद्ध कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। और ऐसे कवियों में अगर आप नाम चाहें तो जैसे केशवदास का नाम है, चिंतामणि हैं, और मंडन का नाम है, महाराजा जसवंत सिंह, मतिराम, भूषण, कुलपति मिश्र, देवदत्त, श्रीपति मिश्र, भिखारी दास, सेनापति, रसलीन, सोमनाथ, प्रताप सिंह, पद्माकर, ग्वाल कवि, ये उस धारा का निर्वाह करने वाले कवि हैं। रीतबद्ध कविता के अंतर्गत इनका नाम उल्लेखनीय है। अब देखिए कि रीतिबद्धता और रीति काव्य इनका क्या आपसी संबंध है। इनको इस रूप में हम समझें कि जो काव्य शास्त्रीय परंपरा है काव्य रचना की, उसका निर्वाह करते हुए जब लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले जो शास्त्रबद्ध आचार्य कवि हैं वे जब इस धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनको हम रीतबद्ध कवि के रूप में, और उनके द्वारा जो सर्जन है उसको हम रीतबद्ध काव्य के रूप में रेखांकित करते हैं। यानी काव्य रचना के नियमों में बंधकर इन कवियों को अपने कवि कर्म का दायित्व निभाना रहा। वे परंपरागत रीति से बधी बधाई परिपाटी
पर काव्य रचना करने वाले कवि हैं, और चूंकि वो एक बधी बधाई परिपाटी पर काव्य रचना कर रहे थे, इसलिए उनको हमने रीतिबद्ध के रूप में जाना। उस पद्धति पर इन्होंने अलंकार निरूपण किया, रस निरूपण किया, नायिका भेद निरूपण किया, और इस तरह से ये जो काव्य धारा रीतकाल के रूप में, रीतिबद्ध कविता के रूप में हमारे सामने आई, वो संस्कृत काव्यशास्त्रीय संप्रदायों से प्रेरित हुई। बावजूद इसके हिंदी में एक नए तरह की काव्य धारा थी और इसको एक नूतन काव्य परंपरा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। संस्कृत में हम जानते हैं कि पहले से ही रसध्वनि अलंकार संप्रदाय की विवेचना करने वाले अनेक सारे लक्षण ग्रंथ लिखे गए, रस निरूपक लक्षण ग्रंथ लिखे गए, अलंकार निरूपक लक्षण ग्रंथ लिखे गए, नायक नायिका भेद से संबंधित विवेचन करने वाले ग्रंथ लिखे गए। इन्हीं मूल ग्रंथों से प्रेरणा लेकर जो रीतकाल के कवि हैं, रीतबद्ध कवि हैं, उन्होंने हिंदी में ये परंपरा आरंभ की। चूँकि हिंदी में ये सर्वथा नूतन काव्य परंपरा है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि रीतकाल की जो रीतबद्ध कविता है वह हिंदी में एक नए तरीके से हमारे सामने आती है। संस्कृत के आचार्य जो होते थे, तो जो लक्षण बताने वाले आचार्य अलग होते थे और उनका उदाहरण बताने वाले अलग आचार्य हुआ करते थे, और जो प्रसिद्ध कवि हैं उनको उद्धृत करते हुए वे लक्षणों को स्पष्ट करते थे। हिंदी के जो रीतिबद्ध कवि हैं उन्होंने उस संस्कृत परंपरा को अपनाया तो, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग उन्होंने किया अपने आप को। उन्होंने उदाहरण लिखे और स्वयं लक्षण भी उन्होंने ही दिए, यानी सबसे पहले वो लक्षण लिख रहे हैं काव्य में, फिर उसका उदाहरण बता रहे हैं। ये पद्धति संस्कृत में नहीं थी। ये चूँकि हिंदी में पहली बार आई, तो जो रीतकाल के रीतबद्ध कवि हैं वो इस दृष्टि से संस्कृत आचार्यों से अलग हो जाते हैं। अब संस्कृत में जो आचार्य और कवि दोनों अलग अलग कोटि की हुआ करते थे, लेकिन रीतकाल में आकर आचार्य और कवि दोनों एक ही व्यक्ति होने लग गए। संस्कृत में भी दंडी जयदेव, अप्पे दीक्षित, पंडित राज जगन्नाथ, इस दिशा में कुछ ऐसे नाम हो सकते हैं जो अपवाद हैं, जिन्होंने आचार्यत्व और काव्यत्व दोनों का निर्वाह किया है, पर हिंदी में ऐसा उदाहरण मिलना बहुत मुश्किल है। रीतकाल में अब जैसे आचार्य और कवि दोनों अगर एक ही व्यक्ति हो गया, तो उससे ये हुआ कि रचना परिमाण की दृष्टि से तो खूब हुई, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से उसको संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। यह जरूरी नहीं है कि जो उच्च कोट का आचार्य हो वह उच्च कोट का कवि भी हो, या जो उच्च कोट का कवि हो वह उसी कोट का आचार्य भी हो। लेकिन रीतिबद्ध काव्य परंपरा के जो कवि हैं उनको इन दोनों धर्मों का निर्वाह करना पड़ा। ऐसा करते समय आचार्यत्व और काव्यत्व दोनों में संतुलन बनाकर उत्कृष्ट काव्य सर्जन करना निसंदेह एक चुनौती भरा काम कहा जा सकता है, क्योंकि आचार्यत्व श्रेष्ठ होने पर लक्षण अच्छे हो गए तो उदाहरण थोड़े से कमतर हो गए। दूसरी ओर अगर काव्य प्रतिभा बहुत अच्छी हुई तो उदाहरण अच्छे हो गए, और लक्षण चूँकि वो आचार्य प्रतिभा उनकी इतनी नहीं है तो वो उसके श्रेष्ठ होने में एक संदेह बना रहता है। लेकिन जब दोनों में सामंजस्य और संतुलन बिठा ले तो ऐसे कवियों में मणिकांचन संयोग कहा जाएगा, और ऐसा बहुत विरल होता है। ऐसा लगता है कि जो आचार्य कवि हैं उनकी संपूर्ण काव्य प्रतिभा लक्षणों में स्पष्ट हुई है, प्रकट हुई है, और जो लक्षणों से इतर जो रचना करने वाले कवि हैं उनकी काव्य प्रतिभा उदाहरणों में अपना सबसे उत्कृष्ट रूप अभिव्यक्त कर सकी है। अगर आचार्य कोट का उत्कृष्ट उदाहरण आप जानना चाहें तो केशवदास, चिंतामणि, भिखारी दास, मतिराम और भूषण को आप रेखांकित कर सकते हैं, और उदाहरणों के रूप में अगर आप देखना चाहें काव्य प्रतिभा तो बिहारी, देव और पद्माकर का नाम ले सकते हैं। अब देखिए, रीतकाल में जो रीतिबद्ध काव्य है उसका क्या स्वरूप है, इस पर हम लोग अगर बातचीत करें तो रीतकाल में जो रीतिबद्ध काव्य लिखा गया वो बहुत व्यापक है उसका स्वरूप। वे परिस्थिति और परिवेश के अनुरूप एक बधी बधाई परिपाटी पर रचना कर रहे थे, और ये उस काल के कमोबेश सभी कवि इस तरह का कर रहे थे। चूँकि प्रत्येक कवि, रीतकाल का प्रत्येक कवि राजाश्रय में रहता है, और राजाश्रय में रहते हुए दरबार की रुचि और अरुचि के अनुरूप उसको काव्य रचना करनी है, तो चूँकि
राजाश्रय ये चाहता है कि वो चमत्कारपूर्ण कलात्मक अभिव्यक्ति करे, तो इस काल के कवि को उसी तरह की रचना करनी होगी और शायद इसीलिए चमत्कारपूर्ण कलात्मक काव्य अभिव्यक्ति करना इस काल के कवियों के लिए ज़रूरी हो गया था। और वे अपने ज्ञान का, अपने पांडित्य का, अपने संपूर्ण काव्य रचना के ज्ञान को उसी काव्य रचना के माध्यम से ही प्रस्तुत कर रहे थे और ऐसा उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसा करना हमारा साहित्यिक धर्म है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो काव्यशास्त्रीय प्रभाव में जो काव्य रचना की एक पद्धति हमारे सामने आई, वह पूरी तरह से नवीन और अनूठी काव्य प्रवृत्ति इस काल में विकसित हुई। और वो संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा में ध्यान से देखें तो काव्यशास्त्रीय प्रभाव में जो काव्य रचना की एक नई और अनूठी प्रवृत्ति इस काल में विकसित हो गई है, वो संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा में जो प्रमुख लक्षण ग्रंथ लिखे गए उनके अनुकरण में भले ही आई हो, लेकिन हिंदी के लिए एक नई पद्धति कही जा सकती है। और जो काव्य रचना की नई प्रवृत्ति इस काल में विकसित हो रही थी, उसमें काव्यांग विवेचन करने वाले लक्षण ग्रंथों के माध्यम से कविता व्यक्त हुई और उनको हमने रीतबद्ध काव्य की संज्ञा दी। रीतबद्धता में काव्यांगों का पद्यमय लक्षण और उनके उदाहरण, नायिका भेद पर काव्य में विस्तृत विवेचन, बिना लक्षण ग्रंथ रचे लक्षणों को ध्यान में रखकर उदाहरणों के रूप में उत्कृष्ट काव्य सृजन का प्रयास इस काल में जिस तरह से दिखाई देता है, वह रीतबद्ध काव्य रचना का व्यापक विस्तार करता है। काव्य के विविध अंगों उपांगों का बहुत सूक्ष्म वर्णन इस काल की काव्य रचना की प्रमुख विशेषता है। ऐसे अनेक ग्रंथों के माध्यम से जो काव्य का रूप है बहुत व्यापक और विविध वर्णनीय दिखाई देता है। रस विषयक वर्णनों में, नायिका भेद विषयक रचनाओं में, अन्य श्रृंगारपरक काव्य सर्जन में इस काल के कवियों का जो काव्य चारुत्व है और उनका काव्य कौशल है वह बहुत उत्कृष्ट कहा जा सकता है। जैसा कि पहले भी मैं उल्लेख कर चुका हूँ कि रीतकाल के जितने भी रीत ग्रंथ हैं वो संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा में जो लक्षण ग्रंथ रचे गए हैं उनका अनुकरण कर कर रचे गए हैं और उन संस्कृत ग्रंथों का उन पर बहुत प्रभाव है। लेकिन जो हिंदी में रचित लक्षण ग्रंथ हैं उनमें लक्षणों के माध्यम से जो कविता व्यक्त हुई है वो उतनी उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन जो उदाहरणों में कविता व्यक्त हुई है उसका स्वरूप बहुत अच्छा है और बहुत उत्कृष्ट काव्यत्व की दृष्टि से जो उदाहरण हैं बहुत अच्छे हैं। कविता में कोई चीज़ कहने की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें कविता के माध्यम से नहीं कही जा सकती। सबसे अधिक जो व्यापक स्वरूप कविता का हमारे सामने दिखाई देता है रीत काल में, वह नायिका भेद विषयक वर्णनों में दिखाई देता है। हालांकि उसमें आपको कहीं कहीं नवीनता और मौलिकता भी दिखाई देगी, लेकिन चूंकि ये विषय बहुत पुराना है और संस्कृत और हिंदी दोनों में इस तरह की रचनाएं मिलती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें नवीनता का आग्रह नहीं हो सकता। रीत जो निरूपक ग्रंथ हैं उनमें रचना करने वाले कुछ ऐसे कवि हैं जो सभी अंगों को अपने काव्य निरूपक के लिए अपना विषय बनाते हैं। उनके जो विषय हैं वो सभी अंगों को समाहित करते हैं। ऐसे कवियों को हमने सर्वांग निरूपक कवि कहा है, जिनमें चिंतामणि, कुलपत मिश्र, भिखारी दास, देव, सुरत मिश्र आदि जैसे कवियों का नाम लिया जा सकता है। कुछ ऐसे कवि हैं जिन्होंने अलंकारों को ही अपना विषय बनाया और अलंकार निरूपक ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों का उद्देश्य अलंकारों का परिचय करवाना है। ऐसे लक्षण ग्रंथों की परंपरा में केशवदास और मतिराम, यशवंत सिंह, भूषण, श्रीपति मिश्र, गोविंद, दुलह, पद्माकर आदि कवियों के नाम उल्लेखनीय हैं। केवल रस को आधार बनाकर जिन कवियों ने रचनाएं की हैं उनको हम रस निरूपक कवि के रूप में जानते हैं। उनमें भी केशवदास, चिंतामणि, तोष, मंडन, देव, रसलीन, शंभुनाथ मिश्र, बेनी प्रवीण, पद्माकर, ग्वाल कवि आदि के नाम प्रमुख हैं। कला प्रदर्शन की भावना से प्रेरणा प्राप्त कर इन कवियों का अधिकांश सर्जन कविता करने के लिए कविता की दृष्टि पर आधारित है, जहाँ कविता में आपको शाब्दिक चमत्कार के साथ साथ उसके बाह्य पक्ष और बाह्य कलेवर को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास दिखाई देता है। आइए अब हम देखते हैं कि रीतिबद्ध
कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं। कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित करते हुए अगर हम विचार करें तो हमें ये स्पष्ट करना होगा कि पहली बात तो ये कि इसका रीतबद्ध काव्य का जो विस्तार है वो तत्कालीन परिवेश और परिस्थितियों में हुआ है, और जैसा वो हुआ है उन परिवेश और परिस्थितियों की अपेक्षाओं के अनुरूप ऐसा होना स्वाभाविक कहा जा सकता है। उत्तर मध्यकाल की जो दरबारी संस्कृति है, उस संस्कृति में जो काव्य रचना का स्वरूप हमारे सामने आता है वह उसी संस्कृति से नियंत्रित है, और इस कारण से उसके नियंत्रण में, राजसत्ता के नियंत्रण में कवियों को काव्य रचना करना आवश्यक हो गया था। उससे अलग वो नहीं जा सकते थे। तो कुछ जो प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां रेखांकित की जा सकती हैं, उनमें आप देखें तो शास्त्रीयता का जो परंपरागत आधार है इस काल के प्रत्येक रीतबद्ध कवि ने ग्रहण किया है। और शास्त्रीयता का आधार जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ यही है कि संस्कृत के जो काव्यशास्त्रीय संप्रदायों की शास्त्रीय परंपरा है उन पर वो आधारित है और उसका वो सर्वत्र सम्मान करती है। रीतबद्ध काव्य को हम इसीलिए क्लासिकल काव्य की श्रेणी में रखते हैं। पूरा का पूरा रीतबद्ध साहित्य काव्यांग विवेचन की शास्त्रीय पद्धति पर आधारित है, और ये पद्धति संस्कृत में रचित इस तरह के ग्रंथों पर आधारित है, और उसी पद्धति, उसी नियम से चलने के कारण ही इनको हमने रीतबद्ध कहा है। चूँकि रीतबद्धता यानी कि जो शास्त्रीय विवेचन है, जो संप्रदायों का जो विवेचन है, उसको समझने के लिए आपको एक विशेष तरह के शास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब तक आप उसको नहीं समझते हैं तब तक आप रीतकाल की कविता को भी नहीं समझ सकते। कहीं कहीं रीतबद्ध कवियों ने अभिव्यक्ति पक्ष को जब प्रमुखता दी है तो जो बाह्य पक्ष है वो काव्यशास्त्रीय तत्वों में बहुत अधिक दब गया है, क्योंकि बोझल हो गया है, और उस काव्यशास्त्रीय बाह्य पक्ष पर अधिक बल देने के कारण जो कविता का अनुभूत पक्ष है वो कमज़ोर भी हुआ है। श्रेष्ठ काव्य के लिए अनुभूत पक्ष और अभिव्यक्त पक्ष दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। इस दृष्टि से कहीं कहीं रीतबद्ध काव्य रचना का जो स्वरूप है वो एकांगी हो गया है। उसका बाह्य कलेवर, रसछंद, अलंकार, नायिका भेद के अतिशय प्रयोग के कारण बहुत बनावटी और कृत्रिम दिखाई देता है। एक और जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति इस काल की दिखाई देती है वह यह है कि प्रत्येक कवि अपने पांडित्य का प्रदर्शन करता है। पांडित्य प्रदर्शन से क्या यहाँ हमारी मुराद है? वह यह है कि जो संस्कृत में काव्यशास्त्र निरूपण की जो पद्धति थी, अलंकार, रस, ध्वनि जैसे संप्रदायों में काव्यांग विवेचन में जो कवि निरूपण कर रहे थे, उनका विस्तृत अध्ययन किया है इस काल के कवियों ने, और उसी के आधार पर इन्होंने अपने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। यानी अगर हम सूत्रवत कहें तो आचार्यत्व और पांडित्य प्रदर्शन ये रीतबद्ध कविता की एक सामान्य प्रवृत्ति है। रीत निरूपण करते समय वे अपने शास्त्रीय ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, और इस दृष्टि से उनकी ये आकांक्षा रहती है कि हम जितना अधिक पांडित्य प्रदर्शन करेंगे, अपने शास्त्रीय ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे, उतना ही हमें मान और सम्मान मिलेगा। इसलिए उन्होंने, आचार्य कवियों ने संस्कृत की पूरी काव्यशास्त्रीय परंपरा को जाना, उनका अध्ययन किया, और उसके बाद हिंदी में भी उसी तरह के रीत ग्रंथ का निर्माण किया, और इस तरह से अपने विद्वान होने का परिचय दिया। इस क्रम में जो आचार्य कवि हैं उन्होंने काव्य के लगभग सभी अंगों उपांगों का बहुत विस्तार से विवेचन किया है, और इसके लिए जो अनुकरण की प्रवृत्ति उन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र से ग्रहण की, तो काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, काव्य का आत्मा, रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, गुण, शब्द शक्ति, नायिका भेद, दोष, छंद आदि को अपने विशद विवेचन का आधार बनाया। अब इस विवेचन में आप उनके अगाध पांडित्य और असाधारण काव्य प्रतिभा का
स्पष्ट रूप से आप उसका स्वरूप देख सकते हैं। इस तरह की रचना करने के पीछे उन कवियों का ये विश्वास था कि अगर हम ऐसा लिखेंगे तो हमें बहुत बड़े आचार्य की पदवी मिल जाएगी और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी। अपने इसी प्रतिष्ठा और पदवी के मोह में जो कुछ ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने आश्रयदाताओं के आग्रह पर भी लक्षण ग्रंथों की रचना की है। एक और जो सर्वमान्य प्रवृत्ति आप इस काल की कविता में देख सकते हैं वो है श्रृंगारपरक भावों की अभिव्यक्ति। रीतकाल की पूरी आधारशिला श्रृंगार की व्यापक अभिव्यक्ति के आधार पर ही निर्मित हुई है। इस काल में जो भी साहित्य लिखा जा रहा है वह श्रृंगारी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता हुआ दिखाई देता है। एक तो आचार्य कवियों द्वारा जो संस्कृत की काव्यशास्त्रीय परंपरा है उस क्रम में जो उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं उसके पीछे भी यही श्रृंगारिक भावना काम कर रही थी। और हालांकि भले ही इसके अतिरिक्त भक्ति, नीति, वीर इससे संबंधित भी रचनाएं की गई हैं, लेकिन ऐसी रचनाओं में भी जो मूल भावना है वो श्रृंगार की ही देखी जा सकती है। भूषण जैसा वीर रस का कभी भी इस श्रृंगारिक भावना से स्वयं को नहीं मुक्त कर पाए। चूँकि इस काल के सभी आचार्य और कवि श्रृंगार को ही सबसे ऊंचा मानते थे, उसको ही सर्वोपरि महत्व देते थे, इसलिए उसको उन्होंने रसराज के रूप में स्वीकार किया है। और श्रृंगार की इसी प्रवृत्ति के कारण शुक्ल जी ने समूचे काल को श्रृंगार काल कहने का भी संकेत कर दिया था। इसके पीछे यही कारण था। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि जो दरबार या राजसत्ता का जो संरक्षण प्राप्त होता था उन्हें, कवियों को, वो उनकी भावना को विलासता से ओतप्रोत और अतिशय श्रृंगारी होने के कारण कवियों का ध्यान इसी तरह की रचनाओं की ओर गया। अब चूंकि कवियों को जो संरक्षण प्रदान करने वाले आश्रयदाता हैं उनकी भावनाओं का भी पोषण करना है और उनकी जो विलासिता है, उनकी जो श्रृंगारिक भावनाएं हैं, उनका पोषण करने के कारण इस काल के कवियों ने इसी तरह की रचनाओं को अपने काव्य में स्थान दिया है। अब जब सौंदर्य की बात की जाएगी, जब श्रृंगारिक भावना की बात की जाएगी, तो उसमें से नारी का उल्लेख न हो ये संभव नहीं है। इसलिए रीतबद्ध कवियों के काव्य रचना के केंद्र में नारी है। अतः एक जो और मुख्य प्रवृत्ति हमारे सामने आ रही है वो ये है नारी सौंदर्य का चित्रण। नारी सौंदर्य पर अगर हम बात करें तो देखें कि रीतकाल की कविता के केंद्र में है और इसीलिए नारी सौंदर्य चित्रण की ओर रीतबद्ध कवि ही नहीं बल्कि रीतिसिद्ध कवि, उनका भी रुझान इस ओर दिखाई देता है। हालांकि रीतकाल में बहुत तरह का सर्जन हुआ है, लेकिन जो श्रृंगार वर्णन है उसकी प्रमुखता ने उस काल को एक विशेष रूप में स्वीकार कर लिया है। श्रृंगार और सौंदर्य का आधार हम सभी जानते हैं कि वो स्त्री है, नारी है। इसलिए रीतिबद्ध कवियों ने नारी के सौंदर्य चित्रण को अपने काव्य सर्जन में बहुत प्रमुखता से स्थान दिया है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि अगर रीतकाल की कविता के मूल में श्रृंगार है तो उस कथ्य या विषय उसका जो है वो नारी है। और यही कारण है कि नारी सौंदर्य के जो अनेक चित्र हैं इस काल की कविता में बहुत भरे पड़े हैं। पतोन्मुख विलासता से परिपूर्ण रीतिबद्ध कवियों की कविता सामंती विलासी वृत्तियों का पोषण करने के कारण नारी सौंदर्य के विविध चित्रों से भरी हुई है। रीतकाल का कवि नारी को विलासता की मूर्ति मानता है। रीतिबद्ध कवियों के काव्य सर्जन में नारी का स्वाभाविक चित्र कम हुआ है। उनके यहाँ नारी और उसका सौंदर्य दोनों प्रदर्शन की वस्तु प्रतीत होते हैं। नारी अपने सौंदर्याभिव्यक्ति में सहज और स्वाभाविक नहीं कही जा सकती है। अब एक बड़े अगर ध्यान से देखें तो इस काल की कविता में नारी को 5.5 फीट के कलेवर में बहुत सज धज के साथ बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। उसके बाह्य स्वरूप और बाह्य रूप लावण्य पर कवियों की दृष्टि बहुत अधिक गई है, लेकिन
नारी का जो सबसे प्रमुख गुण है, प्रमुख सौंदर्य है, उसका आंतरिक सौंदर्य। आंतरिक सौंदर्य को रीतकाल के कवियों ने परखने का प्रयत्न नहीं किया है। रीतकाल का कवि नारी की रूप लालसा के अतिरिक्त और कोई अन्य रूप नहीं जानता। रीतबद्धता की सीमित काव्य प्रतिभा नारी के बाह्य सौंदर्य वाले रूप के अतिरिक्त अन्य कोई रूप नहीं पहचानती। यही कारण है कि रीतकाल की अधिकांश कविता में नारी का जो प्रिया वाला रूप है वही उभर कर सामने आया है। यानी रीतकालीन कवि की दृष्टि में नारी केवल मांसल उत्तेजना की वस्तु है। वह नारी के उसके वास्तविक रूप में नहीं, विलासता की पुतली के रूप में चित्रित करना चाहता है। यानी इस काल में अगर हम देखें तो नारी सौंदर्य चित्र के जो बाह्य और स्थूल रूप हैं वे ही बहुत अधिक मुखरित हुए हैं। एक और प्रमुख विशेषता हम रेखांकित कर सकते हैं प्रकृति चित्रण का। लेकिन अगर ध्यान दें तो चूंकि रीतकाल की रीतबद्ध पूरी कविता राज दरबारों में पली हुई कविता है और उसका जो कृत्रिम परिवेश है वो स्वतंत्र रूप से कवियों को सोचने नहीं देता, इसलिए इस काल में प्रकृति के स्वाभाविक और नैसर्गिक चित्र नहीं मिलते। यहाँ जो कुछ भी प्रकृति विद्यमान है वह स्वतंत्र रूप में नहीं बल्कि नारी सौंदर्य और श्रृंगार के परिप्रेक्ष्य में उनको उद्दीप्त करने वाले प्रमुख उपादान के रूप में चित्रित है। यानी जो उद्दीपक रूप है प्रकृति का वह हमारे सामने आता है। स्वतंत्र प्रकृति चित्रों का अभाव इस काल में खटकता है। श्रृंगार के दोनों पक्षों को व्यक्त करते हुए जहाँ भी प्रकृति उपस्थित है वो उद्दीपन के रूप में ही एक सहायक बनकर विद्यमान है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण वही है कि राजाश्रय में रहने तथा राजाश्रय की विलासी और श्रृंगारिक परिवेश के अनुरूप जो चमत्कारपूर्ण काव्य रचना की व्यवस्था थी इन कवियों की, वह प्रकृति के स्वाभाविक चित्रण में नहीं सामने आई है बल्कि नायक नायिका के प्रेम प्रसंगों में उनके उद्दीपक रूप में ही प्रकृति का चित्र दिखाई देता है। और इस रूप में रीतबद्ध कविता में प्रकृति का उद्दीपक रूप सर्वत्र दिखाई देता है। इस काल की एक और प्रवृत्ति है अलंकार निरूपण की, और इसीलिए अगर ध्यान दें तो कुछ कवियों ने इसको अलंकृत काल भी कहने का आग्रह किया है। मिश्रबंधु इनमें सबसे प्रमुख हैं। और रीतबद्ध कविता का आरंभ करने वाले जो केशव हैं वे स्वयं अलंकारवादी आचार्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। और अलंकार विवेचन केशव से आरंभ होकर आगे बहुत दूर तक, बहुत आगे तक चलता है। और केशव का जो ग्रंथ है कविप्रिया वो अलंकार विवेचन का ही ग्रंथ है और इस परंपरा में अन्य तमाम अलंकार ग्रंथ लिखे गए। तो अलंकार प्रियता इस काल की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। एक और बड़ी रोचक प्रवृत्ति इस काल की रेखांकित की जा सकती है, वह ये है कि राज दरबार में जो कवि रह रहे हैं उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता की भावना है। तो जो राजाश्रयाश्रित प्रतिस्पर्धा है वो प्रवृत्ति भी इस काल में दिखाई देती है। और इस कारण देखिए इसके कारण क्या हुआ कि कवि लोगों की ये भावना रही होगी कि जो जितना अच्छा सर्जन करेगा उसको राजसभा में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त होगा। और इस तरह की जो कलात्मक काव्य अभिव्यक्ति होगी एक दूसरे से आगे निकल जाने के लिए अपने काव्य कौशल को स्थापित करने की महत्वाकांक्षा कवियों में रही होगी और इसके लिए वे बाध्य हो रहे होंगे। तो हमेशा नए नए कुछ ऐसे काव्य रचना के रूप तलाशते रहे जिससे कि पाठक वर्ग और श्रोता वर्ग बहुत मनोरंजित हो, उनका कुतूहल बढ़े और इससे उनको राज दरबार में बहुत अधिक सम्मान मिल पाए। और ये जो प्रतिस्पर्धा है ये वहाँ इस काल में बहुत लोकप्रिय हुई। अपनी काव्यात्मक पंक्तियों के माध्यम से कई बार एक समस्या देकर उसके समाधान को भी प्रतिस्पर्धा के रूप में आमंत्रित किया जाता था, जिसको हम समस्या पूर्ति के रूप में देखते हैं। और इस तरह से जो पूरी स्पर्धा होती थी वो सभा को उद्वेलित करने में समर्थ हो जाती थी। फिर कवि लोग सदैव कोई न कोई उपयुक्त राजाश्रय तलाशते रहते थे और इस तरह से वो इसी अपनी काव्याभिव्यक्ति करना चाहते थे जो सबसे अलग हो और कुछ ऐसी चमत्कारिक हो कि जिससे उन्हें वहाँ पर एक मान सम्मान
प्राप्त हो। काव्याभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो है भाषा, इसलिए भाषा जो इस काल में हमें दिखाई देती है वो ब्रज भाषा है। और मैं ये कह सकता हूँ दावे से कि जो ब्रज भाषा का ललित रूप है वो इस काल में बहुत ही सर्वोच्च शिखर पे है। ब्रज भाषा का अगर सबसे ललित रूप देखना हो तो इस काल की कविता में हम देख सकते हैं। तो जैसा माधुर्य ब्रज भाषा का है वह इससे पूर्व नहीं दिखाई देता है। इस काल की कविता में ब्रज भाषा का जो संश्लिष्ट रूप है वो अपने बहुत ही प्रभावी रूप में है, और इस समय तक जो कविता है, भाषा है, काव्य भाषा, वो ब्रज भाषा के रूप में बहुत ही परिपक्व दिखाई देती है। देव, मतिराम, सेनापति, पद्माकर जैसे कवियों की काव्य रचनाओं में ब्रज भाषा का जो ललित रूप, मनोहारी रूप, अर्थ गांभीर्य युक्त स्वरूप जो दिखाई देता है वो हमें आश्चर्यचकित कर देता है। प्रचलित लोकोक्तियों और मुहावरों के माध्यम से इस काल की कविता में ब्रज भाषा की बहुत प्रभावी प्रस्तुति दिखाई देती है। अपनी काव्य अभिव्यक्ति को और अधिक संप्रेषणीय बनाने के लिए रीतकाल के कवियों ने ब्रज भाषा के स्वरूप को बहुत परिष्कृत किया है, और इस काल में ब्रज भाषा की बहुत चरम उन्नति दिखाई देती है। अगर निष्कर्ष रूप में आज के अध्ययन के सार को हम इस रूप में प्रस्तुत करें तो ये कहा जा सकता है कि जो रीतकाल की जो समय सीमा है उसमें कवियों ने जो काव्य रचना की पद्धति स्वीकार की, उसके अंतर्गत अगर हम रीतितर कवियों को छोड़ देते हैं तो जो स्वच्छंद भावाभिव्यक्त कर रहे थे रीतितर कवि, उनको अलग रख दें तो बाकी जो कवि बचते हैं उनकी जो मूल प्रवृत्ति है वो रीतिबद्धता की है। इसलिए रीतिबद्धता इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में रेखांकित की जा सकती है। काव्यशास्त्रीय परंपरा पर आधारित काव्यांग विवेचन के क्रम में जो लक्षण ग्रंथों की रचना हो रही थी, उन कवियों को हम रीतितर कवियों से अलग करते हुए श्रृंगारपरक रचनाओं का जो व्यापक प्रयास दिखाई देता है, ऐसे कवियों को हम रीतिबद्ध कवि के रूप में मानते हैं, और उनकी जो दृष्टि है लक्षण और उदाहरण के माध्यम से श्रृंगारिक काव्याव्यक्ति पर टिकी हुई है। काव्य रचना के इस व्यापक प्रयास को रीतिबद्ध काव्य के रूप में स्वीकार किया गया है, और ऐसी काव्य रचना करने वाले कवियों को रीतिबद्ध कवि के रूप में जाना जाता है। काव्य रचना की एक बधी बधाई परिपाटी यानी परंपरा में बंधकर परंपरागत काव्य रचना करने के कारण ऐसे कवियों को रीतिबद्ध कवि कहा गया है, जो काव्य रचना के नियमों एवं लक्षणों के साथ साथ उसी के अनुरूप उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपनी काव्य प्रतिभा और पांडित्य को प्रदर्शित कर रहे थे। ऐसे कवि आचार्य कवि की श्रेणी में आने वाले रीतिबद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, और उनके द्वारा रचित जो व्यापक काव्य है उसको रीतिबद्ध काव्य की श्रेणी में परिगणित किया जाता है।